दो लाइलाज बीमारी वाले लड़कों ने मरने से पहले जिंदगी के मजे लेने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने पागलों की तरह लोन लेकर चीजें खरीदी और जल्द ही लग्जरी कार चलाने लगे। उन्होंने सोचा कि किसी के साथ मजे किए जाए, लेकिन कमजोरी के कारण वो लगभग मरने ही वाले थे। शुक्र है कि दोस्त ने सही समय पर सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली। इस बीच दोनों धीरे धीरे मशहूर ब्लॉगर बन गए। पहले उन्होंने सोचा था कि अंत में एक दूसरे को गोली मारकर सब जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन उन्हें डर था कि मरने के बाद उनके वीडियो कौन पोस्ट करेगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन जर्मन कॉमेडी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द मोस्ट ऑसम डे। बेनो एक आवारा लड़का है जो हर दिन छोटी मोटी चोरियां करता है, इधर उधर घूमता है और उसे नार्कोलेप्सी नाम की एक अजीब बीमारी भी है। चेकअप के बाद डॉक्टर को उसके दिमाग में एक ट्यूमर मिला जो शायद उसकी इस बीमारी की असली वजह था। ये ट्यूमर फैल चुका था और इसका इलाज बहुत मुश्किल था, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बगल वाले कमरे में पल्मोनरी फाइब्रोसिस का एक मरीज रहता है जिसका नाम एंडी है। वो हर दिन इंटरनेट पर वीडियो डालकर अपनी बीमारी से लड़ने का अनुभव शेयर करता है। वो 3 साल से अस्पताल में है और लगातार फेफड़े के ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहा है। उसने अपने पास एक खास पेजर भी रखा है ताकि डोनर मिलते ही उसे खबर मिल सके, लेकिन एक दिन एक नर्स आंटी ने गलती से उस पेजर पर पैर रखकर उसे तोड़ दिया। अब पेजर से मैसेज भेजना बहुत मुश्किल था, इसलिए फोन का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान लगा। फिल्म के समय के हिसाब से ये शायद साल 2016 के आसपास का समय था। उस समय एप्पल के कई फोन आ चुके थे। फोन की बात करें तो मैंने देखा है कि नए मॉडल आने के बाद सेकंड हैंड फोन खरीदना ज्यादा फायदेमंद होता है। आपको एप्पल के फोन बहुत कम दाम में मिल जाएंगे और मेरा ये एप्पल फोन भी काफी अच्छा है। इसे खरीदना सच में एक अच्छी डील लगती है। इसके अलावा वो एक बहुत ही भरोसेमंद सेकंड हैंड बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां हर फोन की कई बार कड़ी चेकिंग होती है। उनके टैबलेट भी बहुत सस्ते और अच्छे होते हैं। अगर आपको एक भरोसेमंद सेकंड हैंड डिवाइस चाहिए तो मैं उसी की सलाह दूंगा। खैर, एंडी चाहता था कि उसकी सर्जरी तुरंत हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि मैच होने वाले फेफड़े मिलने के चांस बहुत कम है। एक सही फेफड़ा खोजने के लिए सैकड़ों ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिगरेट न पीते हों और मैराथन दौड़ते हों। ये सुनकर एंडी बहुत निराश हो गया और रात में छत पर चला गया। उसने सोचा कि अपना आखिरी वीडियो पोस्ट करने के बाद वह छत से कूदकर सुसाइड कर लेगा। तभी अचानक छत का दरवाजा लॉक हो गया और उसके बाद पहले से वहां मौजूद बेनो को देखकर वो बुरी तरह डर गया। बेनो ने देखा कि वो कूदना चाहता है तो उसने आराम से अपनी जगह उसे दे दी, लेकिन तभी एंडी की सुसाइड करने की हिम्मत अचानक टूट गई। एंडी के ब्लॉग पर असल में बहुत कम फॉलोअर्स थे। उनमें से एक उसका डॉक्टर था और एक उसका मरा हुआ दोस्त। उसकी जिंदगी की वैसे भी कोई खास अहमियत नहीं थी और अगर वो मर भी जाता तो भी दुनिया में कोई उसे याद नहीं रखता। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पेंडेंट निकाला जिस पर संगीत का एक चिन्ह बना था। उसके पिता ने उससे कहा था कि अगर वो अपनी जिंदगी में मोजार्ट जैसी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले तभी उसका जीवन सफल होगा, लेकिन अभी वो खुद को बिल्कुल बेकार समझता था। जब दूसरे बड़े पियानो वादक स्टेज पर परफॉर्म करते थे तो वो केवल इंटरनेट पर उनकी आलोचना ही कर सकता था। वो ये सब बता ही रहा था कि पास खड़ा बेनो अचानक नीचे गिरकर गहरी नींद में सो गया। ये देखकर एंडी बहुत डर गया और उसने जल्दी से उसे जगाया। बेनो को मौत से जरा भी डर नहीं लगता था, लेकिन एंडी को लगा कि वो सिर्फ मुस्कुराने का नाटक कर रहा है, इसलिए बेनो ने उसे ये साबित करने के लिए दरवाजा खोल दिया। असल में बेनो दरवाजा खोलने के लिए बस नीचे की बालकनी में कूद गया था। बेनो खाली समय में हर कमरे में जाकर टहलता था और लोगों का हौसला बढ़ाता था। कभी कभी वो दूसरे मरीजों की मदद भी कर देता था। एक दिन उसे गलती से एक छोटा सा स्टोर रूम मिला जो ऑनलाइन पार्सल से भरा हुआ था। एक मोटे वार्ड बॉय ने उसे बताया कि मरीजों ने ये सब चीजें लोन लेकर खरीदी है क्योंकि मरने के बाद उन्हें कोई कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। मुफ्त में मजे करने की ये बात सुनकर बेनो को एक जबरदस्त आइडिया आया। वो तुरंत एंडी के पास गया। बेनो का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसलिए उसे लोन नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने सोचा कि वो एंडी से लोन करवाएगा और पैसे आधे आधे बांट लेगा। लेकिन एंडी को ये सही नहीं लगा। पहली बात, ये बात गलत थी और दूसरों के लिए भी बिल्कुल सही नहीं थी। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है। दूसरी बात, अस्पताल में कोई बैंक नहीं है और लोन लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी तबीयत उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। बेनो ने जब उसकी ये सब बकवास सुनी तो उसके गले से पेंडेंट खींच लिया और उसे समझाना शुरू किया कि हमेशा से यही तो चाहते थे कि हम अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन जिए। उन पैसों से हम जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि वो पैसे हमें वापस नहीं करने हैं। हम एक कमाल का ब्लॉग चैनल बनाएंगे और सबसे शानदार दिन बिताकर अपनी जिंदगी खत्म करेंगे। इस तरह हम दुनिया पर अपनी एक अलग छाप छोड़ जाएंगे। क्या ये एक अच्छा आइडिया नहीं है? एंडी जो हमेशा से फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता था, ये सुनकर तुरंत राजी हो गया। फिर दोनों लोन लेने के लिए बैंक पहुंच गए। एंडी एक गंभीर मरीज था जिसे हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, लेकिन बैंक कर्मचारी से ये बात छिपाने के लिए उसे अपनी सांस रोकनी पड़ी। लेकिन लोन की प्रक्रिया उनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल थी और आखिरकार उनकी पोल खुल गई। उन्हें लोन नहीं मिला। तभी बेनो ने सड़क के किनारे किश्तों पर सामान देने वाला एक विज्ञापन देखा और उसे तुरंत एक नया आइडिया आ गया। उसने दुकानों में जाकर जमकर खरीदारी शुरू कर दी। घर के सामान से लेकर गहने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक उन्होंने सब कुछ खरीद लिया। ये सारा सामान मिलते ही उन्होंने इसे तुरंत सेकंड हैंड मार्केट में बेच दिया। जल्दी पैसे कमाने के लिए उन्होंने किराए की लग्जरी कार भी सस्ते दाम में बेच दी। उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे। अब वे दोनों सड़क पर लग्जरी कार दौड़ा रहे थे, पूरी आजादी और पागलपन के साथ। उनके ब्लॉग पर लाइक्स भी तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक बेनो की तबीयत खराब हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन एंडी अब बेनो की कार में बैठने से बहुत डर रहा था, इसलिए उसने खुद गाड़ी चलाने की जिद की क्योंकि आखिरकार वो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का एक सर्टिफाइड सदस्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दो, अब मैं कामयाब हो गया। रुको एक मिनट, हाँ मैंने कर दिखाया। एक मिनट रुको, हे भगवान माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने कर दिखाया। बस एक मिनट रुकना, जरा रुको, अब वापस चलते हैं।
अस्पताल की तरफ। बेनो ने चुपके से उनकी कमाई का कुछ हिस्सा निकाला और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अपने माता पिता के लिए और दूसरा अपनी बेटी लेनी के लिए। जब से उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था तब से उसने अपनी बेटी को नहीं देखा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो अब कैसी दिखती होगी। दूसरी तरफ एंडी ने जब अपना ब्लॉग देखा तो उसके व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ये देखकर वह खुशी से पागल हो गया। वो बेनो को ये सब दिखाना चाहता था, लेकिन तब तक बेनो अस्पताल से जा चुका था। वो अपनी बेटी से मिलने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के माता पिता ने बेनो को बिल्कुल भाव नहीं दिया, इसलिए उसे जोर जोर से दरवाजा पीटना पड़ा। तभी उसे बताया गया कि वो लोग केप टाउन चले गए हैं और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जल्द ही शादी करने वाली है। उन्होंने कहा कि बेनो उन्हें परेशान न करे। ये कहकर उन्होंने अपने खतरनाक कुत्ते को बेनो के पीछे छोड़ दिया। बेनो ने अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गया। एंडी ने उससे पूछा कि अब उनके ब्लॉग का क्या होगा, लेकिन बेनो को अब इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपने हिस्से के पैसे लेना चाहता था, लेकिन एंडी ने कसम खा ली थी कि वो उसे पैसे नहीं देगा। ये देखकर बेनो ने उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन जैसे ही उसे पैसे मिले एंडी ने इमरजेंसी अलार्म दबा दिया। उसने बेनो को धमकी दी कि अगर वो उसे अपने साथ सबसे शानदार दिन बिताने के लिए नहीं ले गया तो वो पुलिस को बुलाकर उनके सेकंड हैंड सामान बेचने की पोल खोल देगा। बेनो मजबूर था, इसलिए उसे एंडी की बात माननी पड़ी और इस तरह दोनों रातों रात वहां से भाग गए। एंडी को ठीक से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का एक बड़ा बॉक्स अपने साथ घसीटना पड़ा। तभी उसे याद आया कि उसे मॉर्फिन की भी जरूरत है। बेनो तो पहले ही उसे साथ नहीं लाना चाहता था और अब वो लगभग पागल हो चुका था। मजबूरी में उसे एंडी का साथ देना पड़ा और दोनों ने मिलकर एक चाल चली। बेनो ने बीमार पड़ने का नाटक करके नर्स को वहां से हटा दिया, जबकि एंडी चुपके से ऑफिस में घुस गया ताकि मॉर्फिन चुरा सके। पैसे मिलने के बाद दोनों तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे। एंडी पहली बार ऐसी बिना किसी प्लानिंग वाली ट्रिप पर जा रहा था। उन्हें अपनी मंजिल भी नहीं पता थी, लेकिन बेनो ने फटाफट सब कुछ तय कर लिया और वे निकल पड़े। सिक्योरिटी चेक के दौरान बेनो को अचानक कुछ याद आया। वो एंडी को वॉशरूम ले गया और उसकी ऑक्सीजन मशीन के अंदर कोई रहस्यमयी चीज छिपा दी। फिर उसने ऑक्सीजन मशीन को जरूरी बताकर बड़ी चालाकी से सिक्योरिटी को चकमा दे दिया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? रुको। फर्स्ट क्लास में पहुंचने पर एंडी को पता चला कि बेनो ने एक पिस्तौल छिपाई थी। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। बेनो ने समझाया कि व्लॉगिंग में कहानी बनानी पड़ती है। इस पिस्तौल की वजह से लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। एंडी को भी उसकी बात सही लगी। अपनी मंजिल पर पहुंचकर दोनों ने अपनी छुट्टियां एंजॉय करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और अपने फैंस को नमस्ते कहा। बेनो छुपके से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था ताकि अपनी बेटी के बारे में कुछ पता कर सके, लेकिन उसे वहां सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर मिली। उसने उसका प्रिंट आउट निकाला और अपने बैग में रख लिया। एंडी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तभी उसे इंटरनेट पर एक वेब पेज मिला जिसमें कैंसर से मरने वाले मरीजों के इंटरव्यू थे। उनमें से एक कहानी किसी महिला की थी जिसने अपने प्यार के साथ बिताए गए पहले पलों को याद किया था। इसे पढ़कर एंडी का चेहरा लाल हो गया। उसके मन में भी अजीब सी हलचल होने लगी। वो दौड़कर बेनो के पास गया और पूछने लगा कि उसने आखिरी बार किसी लड़की के साथ कब वक्त बिताया था। इस पर बेनो ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो अभी तक बच्चा है। फिल्म में बेनो हमेशा उसके बालों के रंग का मजाक उड़ाता है, क्योंकि यूरोप में बालों के रंग को लेकर हमेशा से एक सोच रही है। काले बालों को सबसे अच्छा माना जाता है, फिर सुनहरे बालों को और लाल बालों वालों को सबसे नीचा। इसीलिए बेनो कहता है कि एंडी के लाल बालों की वजह से उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। एंडी ने बात को घुमाने के लिए जानबूझकर उससे पूछा कि उसके बैग में क्या छिपा है। ये सुनकर बेनो ने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया और उसके लिए एक खास इंतजाम करने का फैसला किया। रात को बेनो बार से 2 लड़कियों को ले आया, दोनों के लिए एक एक लड़की। खुद को कमजोर साबित न होने देने के लिए एंडी ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतार दिया, लेकिन इस काम में बहुत ताकत लगती है, इसीलिए उसे बार बार बीच में उठकर ऑक्सीजन लेनी पड़ रही थी। सबसे खास मौके पर एंडी को उस लड़की ने कसकर पकड़ लिया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। उस शेरनी जैसी लड़की के सामने वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बेनो दौड़कर आया और उसे सीपीआर देने लगा। ये नजारा थोड़ा अजीब था। एंडी ये नहीं मानना चाहता था कि वो कमजोर और बीमार है, इसीलिए उसने अपनी इज्जत बचाने की सोची। ये सब देखकर वे दोनों लड़कियां भी कहां पीछे रहने वाली थी। वो रात वाकई में बहुत पागलपन से भरी थी। दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंडी ने पहली बार जिंदगी और मौत के बीच झूलने का ऐसा अनुभव किया था। जैसा कि कहावत है, जिंदगी में 4 चीजें दोस्तों को पक्का बनाती है: साथ पढ़ना, साथ लड़ना, साथ बंटवारा करना और साथ में बुरे काम करना। इस रात के बाद दोनों पक्के दोस्त बन गए। तभी एंडी ने अचानक कहा कि उनके 15,000 यूरो कम है। बेनो पहले तो बात को मजाक में टालना चाहता था, क्योंकि पैसे हमेशा एंडी के पास ही रहते थे और तिजोरी का पासवर्ड भी सिर्फ उसे ही पता था। लेकिन एंडी ने बताया कि पैसे तो सफर शुरू होने से पहले ही गायब थे। बेनो ने झूठ नहीं बोला और मान लिया कि उसने ही उन पैसों को ऐशोआराम में उड़ा दिया था। ये सुनकर एंडी ने उससे और कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन जब बेनो सोकर उठा तो उसने देखा कि एंडी का रुपयों वाला बैग उसके तकिए के पास ही रखा हुआ है। उसने बिना कुछ सोचे समझे बैग उठाया और होटल से निकल गया। उसी वक्त एंडी समंदर किनारे बैठकर एक मरीज का आखिरी खत पढ़ रहा था। उस मरीज के बहुत से सपने थे जिन्हें वह अपनी रोजमर्रा की उलझनों के कारण पूरा नहीं कर पाया। जब एंडी को पता चला कि उस मरीज की आखिरी इच्छा एक बार फिर समंदर देखने की थी, तो उसने उस खत की एक नाव बनाई और उसे समंदर की लहरों में छोड़ दिया। अब उसने भी अपनी जिंदगी को खुशी से जीने का फैसला किया। तभी किसी ने उसे आवाज दी। वो और कोई नहीं बल्कि बेनो था। दरअसल वो पैसे लेकर भागा नहीं था, बल्कि उसने उन पैसों से एक आरवी गाड़ी खरीद ली थी ताकि वे अफ्रीका के जंगलों में शानदार रोड ट्रिप कर सके। सफर के दौरान बेनो को जहां भी कोई नया खाना दिखता वो उसे खरीद कर खाने लगता। एंडी को लगा कि उसका कमजोर शरीर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने खाने से मना कर दिया। लेकिन बेनो ने उसकी परवाह नहीं की और मजे से खाता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका पेट खराब हो गया, क्योंकि
अब उनके पास अपनी गाड़ी थी, इसलिए उन्होंने होटल जाना बंद कर दिया। ये बात एंडी को बहुत सता रही थी। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी और वो लगातार बड़बड़ा रहा था। बेनो ने उसे शांत होने के लिए पेन किलर खाने को कहा, लेकिन एंडी को डर था कि दवा खाने से कहीं वो हमेशा के लिए न सो जाए, और अगर सोते वक्त उसकी ऑक्सीजन मशीन खराब हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। न तो यहाँ कोई अलार्म था और न ही कोई ऐसा डॉक्टर जो उसकी जान बचा सके। बेनो से ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एंडी का ऑक्सीजन सिलेंडर छीन लिया और उसे जबरदस्ती एक कंस्ट्रक्शन साइट की ऊंची क्रेन पर चढ़ने को मजबूर किया। क्रेन के ऊपर बैठकर बेनो ने एक गोली खा ली और एंडी से कहा कि अपना सिलेंडर आकर ले जाए, वरना वो और गोलियां खाता रहेगा जब तक कि वे दोनों क्रेन से नीचे न गिर जाए। बेनो का मकसद एंडी के मन से मौत का डर निकालना था। सुनो, हम नीचे गिर जाएंगे, यही तो परेशानी है कि हमारा वक्त गिरने से डर लगता है। हाँ एंडी, बाकी लोग भी एक दिन मरेंगे, बस उन्हें ये पता नहीं है। जरा उन्हें देखो। एंडी अभी भी बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन उसे बेनो की बात माननी पड़ी। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तब जाकर उसे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वापस मिला। एंडी नीचे उतरने ही वाला था कि तभी बेनो ने बेवकूफी करनी शुरू कर दी, और जैसा कि होना था एक हादसा हो गया। बेनो फिसल गया और उसकी बेटी लेनी की तस्वीर भी नीचे गिर गई। उसकी जान खतरे में थी। तब एंडी ने तुरंत अपनी बेल्ट निकाली और बेनो को कसकर बांध लिया। क्या ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है? हाँ, बहुत ही शानदार। जब तक वहाँ काम करने वाले लोग नहीं पहुंचे तब तक वे दोनों उसी तरह लटके रहे। रात भर की थकान और लंबे सफर के बाद एंडी ने बेनो को जगाया ताकि वो उसके पास बैठकर पहरा दे और वो आराम से सो सके। उसे डर था कि ऑक्सीजन मशीन खराब न हो जाए, लेकिन बेनो ने एक बार फिर अपनी लापरवाही का सबूत दिया। जब एंडी की आंख खुली तो उसने देखा कि बेनो उससे भी गहरी नींद में सो रहा है। गुस्से में आकर एंडी ने बेनो का बैग खोला तो उसे वहाँ एक गुड़िया मिली। इसके बाद एंडी गाड़ी से उतरा और फ्रेश होने के लिए झाड़ियों की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो नीचे बैठा उसका सामना एक खूंखार शेर से हो गया। दोनों की नजरें मिली। शेर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। एंडी बुरी तरह से कांपने लगा। उसे लगा कि बस अब वो इस शेर का नाश्ता बनने वाला है, लेकिन तभी शेर पीछे मुड़ा और अपने इलाके पर निशान बनाकर चला गया। एंडी दौड़कर वापस गाड़ी में आया और खुशी से पागल होकर बेनो को पूरी बात बताई। अगर हमने इसे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया तो वीडियो वायरल हो जाएगा यार। मौत को इतने करीब से देखने के बाद एंडी जोश से भर गया था। अब उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। अब कोई भी चीज उसे डरा नहीं सकती थी। उसने चैन से सोने वाली सारी दवाइयां भी कूड़े में फेंक दी। बेनो गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोकी और उतरते ही एक जेब कतरे को पकड़ लिया। बाप रे, एक चोर दूसरे चोर का ही पैसा चुरा रहा है, क्या बेवकूफी है। उसने बिना कुछ सोचे उसे भगा दिया। तभी उसे एंडी की आखिरी इच्छाओं वाली लिस्ट मिली। इस वक्त एंडी अपने वीडियो का अकाउंट देख रहा था। अच्छी खबर ये थी कि अब व्यूज काफी अच्छे आ रहे थे, जिससे एंडी बहुत खुश था। बुरी खबर ये थी कि पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी। बेनो ने वो आखिरी इच्छाओं वाली लिस्ट निकाली और कहा कि एंडी को अपनी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी और की। लेकिन एंडी ने कहा कि ये सब सोचकर ही उसके सिर में दर्द होने लगता है। और बेनो भी अपने बैग में रखे उस बॉक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता था। सबकी अपनी प्राइवेसी है, एक दूसरे को क्यों परेशान करना। पेट्रोल भरवा कर जैसे ही वो जाने लगे, एंडी ने देखा कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, इसलिए वो हीरो बनने आगे गया, लेकिन एक ही उंगली से गिर पड़ा। वो कमजोर तो था ही, लेकिन पंगे भी पूरे लेता था। बेनो उसे देखकर हैरान था। उसने सिगरेट फेंकी और उसे बचाने आ गया। फिर एंडी को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। तभी उन्हें गाड़ी में एक छिपा हुआ छोटा लड़का मिला। ये वही जेब कतरा था। तभी पुलिस आ गई। बेनो ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी को एक छिपी हुई जगह पर ले जाकर पुलिस से बच गया। दुनियादारी देखे हुए एक पुराने खिलाड़ी की तरह बेनो ऐसे बच्चों को अच्छी तरह जानता था। उसने बिना कुछ कहे उसकी तलाशी ली और चोरी का सामान निकाल लिया। वो तो ड्रग्स निकले। बेनो उस लड़के को वही छोड़ देना चाहता था, चाहे वो जिए या मरे, लेकिन एंडी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसका मानना था कि बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। बेनो को हार माननी पड़ी और वो लड़के को साथ ले गया। एंडी बहुत ही अच्छे तरीके से उससे बात कर रहा था और वादा किया कि वो उसे घर छोड़ देगा। छोटा लड़का ये सुनकर खुश हो गया। रात में बेनो ने देखा कि एंडी अभी भी उन आखिरी इच्छाओं को पढ़ रहा है, तो बेनो ने उसे जोर से पढ़कर सुनाने को कहा। किसे पता था कि इस मरीज ने बच्चों के बारे में लिखा था। बच्चे होने पर ही पता चलता है कि अपनी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है। बच्चे हमें मतलबी होने से बचा लेते हैं। तुम लोगों ने मुझे मेरी इस मैं से आजाद कर दिया। मरना एक अच्छी बात है, लेकिन मेरे आखिरी पल की सोच तुम लोगों के लिए होगी, ना कि मेरे लिए। ये बात मुझे बहुत सुकून देती है। बेनो को तुरंत अपनी बेटी की याद आ गई। वो इमोशनल हो गया और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बेनो भले ही लड़के से थोड़ा कड़क होकर बात करता था, लेकिन असल में वो बहुत प्यार से पेश आता था। इतने छोटे से बच्चे को इस समय एंडी को यकीन हो गया था कि बेनो की एक बेटी है जिससे वो कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे अपने साथ ले गई थी, क्योंकि बेनो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके परिवार की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया था। ये सुनकर एंडी को अचानक एक आइडिया आया। उसने बेनो से कहा कि उसे जो भी काम आते हैं वो सब करके दिखाएं और फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी बेटी को एक गिफ्ट के तौर पर दे। बेनो भले ही इसे बोरिंग कह रहा था, लेकिन अंदर से वो तैयार था और उसने बड़ी ही गंभीरता से इसे रिकॉर्ड किया। इस बार वो दोनों अपनी जिंदगी खत्म करने के इरादे से निकले थे, लेकिन जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि एंडी को मरने से थोड़ा डर लगने लगा था। बेनो ने वादा किया कि वो मुस्कुराते हुए उसके साथ रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एंडी को नींद आते देख वो उठकर बैठ गया और उसकी रखवाली करने लगा ताकि आधी रात को उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगले दिन जब वो उठे तो छोटे लड़के ने खुद ही उनका सारा कचरा साफ कर दिया था और नाश्ता भी तैयार कर दिया था। बेनो ये देखकर खुश तो था, लेकिन उसे अभी भी उस पर यकीन नहीं था। लेकिन बच्चा तो आखिर बच्चा ही है। उसने फैसला किया कि वो उसे कुछ पैसे देगा। उसने उसे समझाया कि आगे चलकर कोई अच्छा काम करना, अचानक से इतने पैसे मिलना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। लड़के को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। वो तीनों फिर से निकल पड़े। एंडी ने देखा कि बेनो शायद गलत रास्ते पर जा रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि बेनो शुरू से ही
अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बेटी को ढूंढने अफ्रीका आना चाहता था। उसने उसे धोखा दिया। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होने लगी। तभी बेनो ने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी एक शादी वाली जगह पर रुक गई। फिर वो अपनी बेटी के लिए खरीदा हुआ गिफ्ट लेकर सीधा एक प्यारी सी बच्ची की तरफ जाने लगा जो अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। उसे पता था कि वही उसकी बेटी लेनी है। ये एक बाप बेटी के खून का कनेक्शन था। बेनो अपनी बेटी को गोद में उठाकर शादी में घुस गया और जोर से चिल्लाकर बोला कि वही लेनी का पिता है। ऐसा लगता है कि खून का कनेक्शन थोड़ा खराब हो गया है। इतनी देर इमोशन होने के बाद उसने किसी और बच्ची को उठा लिया था। तभी एंडी भी पीछे पीछे आ गया क्योंकि बंदूक बेनो की जेब में थी। उसे डर था कि कहीं गुस्से में वो कुछ गलत ना कर बैठे। बेनो अपनी गर्लफ्रेंड पर चिल्लाने लगा कि उसने उसे पिता बनने के हक से दूर रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। लेकिन सच तो ये था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा इस वजह से नहीं किया था बल्कि इसलिए किया था क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बेनो बार बार गायब हो जाता था। जब उसे जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी तब वो वहां नहीं था। अब जब उसे अपनी खुशी मिल गई है तो वो फिर से सब खराब करने आ गया। बेनो को लगा कि उसे गलत समझा जा रहा है। उसने जल्दी से अपनी बीमारी के बारे में बता दिया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्यों मोना? मोना ये सुनकर हैरान रह गई। लेकिन बेनो ने इतने झूठ बोले थे कि उसे अब उस पर यकीन नहीं था। उसके नए पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को रोते देखा उसने आगे बढ़कर बेनो को एक मुक्का जड़ दिया। इस हंगामे के बीच एंडी ने अपनी बंदूक निकाल ली और पूरी शादी का मजा खराब कर दिया। रात के समय एंडी ने बेनो को उदास बैठे देखा तो वो उसे समझाने आ गया। तभी बेनो ने अपने बचपन के बारे में बताया। उसे बचपन से ही एक सोने की बीमारी थी जिसकी वजह से टीचर्स उसे हमेशा डांटते थे। उसके पिता को लगता था कि वो नाटक कर रहा है, इसलिए जब भी उसे नींद आती और वो सो जाता तो वो उसे बड़ी बेरहमी से उठाते और उसके रोने की भी परवाह नहीं करते। इसी वजह से बेनो ने पढ़ाई छोड़कर घर छोड़ दिया था। एंडी ये सब सुनकर काफी इमोशन हो गया। सच तो ये था कि एंडी के दिमाग में भी बचपन से उसके पिता ने पियानो बजाने का भूत सवार कर रखा था जो वो खुद कभी नहीं चाहता था। ये कहते हुए एंडी ने अपने गले से लॉकेट खींचा और उसे नदी में फेंक दिया। उस रात वो दोनों खुले आसमान के नीचे सोए। जब वो उठे तो बेनो की अचानक तबीयत खराब हो गई। एंडी ने ये देखकर जल्दी से उसे संभाला। बेनो को ये सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि एंडी तो गाड़ी में सोने से भी डरता था और उसे नींद नहीं आती थी। लेकिन इस बार वो सीधे जमीन पर सोया था। तुम बाहर सोए? हाँ, क्यों? मेरे लिए। सब कुछ समेटने के बाद वो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गाड़ी को वो छोटा लड़का चुपके से लेकर भाग जाएगा। बेनो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे इस बच्चे पर दया आई थी और उसने चुपके से उसे पैसे भी दिए थे। एंडी ने ये सुनकर कहा कि उसने भी उसे पैसे दिए थे। ऐसा लगता है कि ज्यादा महान बनना भी अच्छी बात नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि इस सफर का अंत ऐसा होगा। एक अच्छा पिता नहीं बन सका और दूसरा अच्छा म्यूजिशियन नहीं बन सका। दोनों के पास ही जिंदगी के कुछ ही दिन बचे थे। दूर पहाड़ों को देखकर उन्होंने फैसला किया कि वो वहीं पर अपना अंत करेंगे। इसलिए वो एक लोकल पिकअप ट्रक में बैठकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल पड़े। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर एंडी ने अपना कैमरा निकाला। बेनो ने बंदूक निकाली। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को कैमरे में कैद करना चाहते थे। तैयारी पूरी होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर अलविदा कहा। शुक्र है इस बार वो सिर्फ बंदूक चेक कर रहा था। एंडी को अचानक याद आया कि अगर वो दोनों ही मर गए तो वीडियो कौन अपलोड करेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब मर ही रहे हैं तो इन सब बातों की क्या फिक्र करना। बेनो ने कहा कि वो पहले मरेगा, लेकिन एंडी ने कहा कि उसे गंदगी पसंद नहीं है। बाद में हर जगह खून ही खून फैल जाएगा तो फिर वो बंदूक कैसे ढूंढेगा। लेकिन वो खुद भी पहले मरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब वो दोनों इसी उलझन में फंसे हुए थे, जब एंडी अस्पताल में भर्ती था तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि अगर कोई सही फेफड़ा मिला तो सबसे पहले उसे दिया जाएगा। इसलिए वो बहुत खुश था। लेकिन बेनो को शक था कि ये उन्हें वापस बुलाने के लिए अस्पताल और पुलिस की मिलीभगत से बिछाया गया एक जाल है। ये एक झूठ है। क्या एंडी, तुमने कहा था कि हमारे पीछे पुलिस है। जाहिर है वो हमें वापस बुलाना चाहते हैं जुए, हथियारों और यूरो के खर्च के लिए। मैं बस यही रहना चाहता हूँ। भाई, हम पोस्ट करेंगे, वो हमें ढूंढने नहीं आएंगे। तुम उनसे बहुत जलते हो क्या? एंडी को लगा कि बेनो इस बात से जल रहा है कि उसे जिंदा रहने का एक मौका मिल गया है। बेनो को बहुत बुरा लगा और वो अकेला ही वहां से चला गया। एंडी पूरी कोशिश करके वापस पहुंचा, लेकिन उसे देखकर डॉक्टर को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। असल में अस्पताल को कोई सही फेफड़ा नहीं मिला था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेनो की एमआरआई रिपोर्ट एक दूसरे ब्रेन ट्यूमर के मरीज की रिपोर्ट के साथ बदल गई थी। बेनो को कोई लाइलाज बीमारी नहीं थी क्योंकि शुरुआत में एंडी और बेनो एक साथ निकले थे। इसलिए वो लोग एंडी के जरिए बेनो को ढूंढना चाहते थे। ये सुनकर एंडी एकदम हैरान रह गया क्योंकि उसे लगा कि बेनो शायद अकेले ही अपनी जान देने वाला है। लेकिन सच तो ये था कि बेनो ने अपनी जान लेने का फैसला नहीं किया था। वो समुद्र तट पर बैठा देख रहा था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का परिवार कैसे मजे कर रहा है। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी अचानक गिर पड़ी। उसे लगा कि उसकी बेटी को भी उसकी बीमारी मिल गई है। वो तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके पति के पास गया और उनसे कहा कि वो उसे जल्दी से अस्पताल ले जाए। लेकिन उसकी एक्स ने बताया कि ये सिर्फ अचानक नींद आने की बीमारी है, कोई गंभीर बात नहीं है। और उसके हाथ में जो रिपोर्ट है उस पर उसका नाम नहीं लिखा है। क्या ये तुम्हारी फोटो नहीं है? क्या ये तुम्हारा नाम है? बेनो को तब जाकर पता चला कि उसे कोई लाइलाज बीमारी है ही नहीं। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि इस बार उसे उसकी खुद की बेटी ने जगाया है। अपने पिता के जगाने के तरीके के मुकाबले उसे एक ऐसा सुकून मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। उसी समय बेनो ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। वो बिना किसी वजह के अचानक गायब नहीं हुआ था। बचपन में उसके पिता ने उसे कभी नहीं समझा और उसे पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। ये बात हमेशा उसके दिल में चुभती थी। इसलिए जब उसकी पार्टनर प्रेग्नेंट थी तो वो दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और रात को नाइट स्कूल पढ़ने जाता था। वो अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल देना चाहता था और एक अच्छा पिता बनना चाहता था। पहले वो अपनी बातों से बहुत लोगों को बेवकूफ बना चुका था, लेकिन इस बार वो अपने कामों से कुछ असली हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने ये सब किसी को नहीं बताया। इस पल दोनों के दिल का बोझ हल्का हो गया। उनका प्यार किसी गलत इंसान के लिए नहीं था। अस्पताल में एंडी ने बेनो के लिए जो वीडियो बनाया था उसे अफ्रीका भेज दिया।
फिर वो चुपचाप मेज पर बैठकर चारकोल पेंसिल से पियानो के बटनों की एक लाइन बनाने लगा। तभी एक बिल्ली उसके पैरों के पास आई और अचानक से पेशाब कर दिया। ये देखकर एंडी गुस्सा नहीं हुआ बल्कि जोर जोर से हंसने लगा। वो बहुत कोशिश करके पियानो बजाना सीखता था ताकि मोजार्ट जैसा बन सके। ये सोच उसके पिता ने उसके दिमाग में डाली थी। ये उसकी खुद की इच्छा नहीं थी। ये बिल्कुल उस ड्राइंग वाले पियानो की तरह नकली थी। और इस पेशाब को देखकर शायद उसे शेर के मुंह से बचकर भागने वाली वो घटना याद आ गई। वो कई सालों तक दूसरों के बनाए नियमों पर चला। उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो खुद क्या चाहता है, लेकिन असल में वो निडर और आजादी से भरा हुआ पल ही उसकी छोटी सी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और शानदार हिस्सा था। जब बेनो को पता चला कि उसे कोई बीमारी नहीं है तो उसे अंदाजा हो गया कि एंडी के मामले में भी कोई गलतफहमी हुई होगी। इसलिए वो तेजी से वापस आया, लेकिन वहाँ पुलिस घात लगाए बैठी थी। आखिरकार उन्होंने पहले चोरी का बहुत सारा सामान बेचा था, इसलिए उसे मजबूरन उस नर्स दीदी के पास जाना पड़ा। क्योंकि मॉर्फिन चुराने का उनका पिछला तरीका बहुत ही घटिया था, इसलिए दीदी ने बेनो को देखते ही एक थप्पड़ रसीद कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसने बेनो के किए गए काम की तारीफ की। एक नर्स होने के नाते उसने बहुत से लोगों को मरते देखा था। उसका मानना था कि हर किसी को इसके साथ मरने का हक है, और बेनो ने ऐसा ही किया था। उसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए उसने बेनो की मदद करने का फैसला किया। उसने जानबूझकर बेड पैन गिराने का नाटक किया और पुलिस का ध्यान भटका दिया। इसी बीच बेनो मौका पाकर एंडी को ढूंढने चला गया। जब पुलिस वालों को समझ में आया और उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ी कोई ले गया है, तो वो तुरंत उसके पीछे भागे। लेकिन असल में गाड़ी में बेनो और एंडी नहीं थे, बल्कि उस नर्स दीदी का मोटा सहकर्मी था। बेनो और एंडी छत पर आ गए और एक साथ अपने आखिरी सूर्योदय का इंतजार करने लगे। वो दोनों यहीं पर पहली बार मिले थे। उस समय बेनो को अपनी मौत से जरा भी डर नहीं लगता था, लेकिन इस बार अपने दोस्त को जाता हुआ देखकर वो डर गया था। तुम हार जाओगे, अगर तुम मर गए तो फिर मुझे कोई टाइम टेबल मत लिख कर देना। एंडी की सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि खूबसूरत नजारे देखने से भी ज्यादा जरूरी ये था कि वो किसके साथ था। उसने अपनी जिंदगी खुलकर जी थी और एक अच्छे दोस्त का साथ भी पाया। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन मिल गया था, और अंत में वो बस एक बहुत ही सादा सा आसमान था। हवा लगभग थम चुकी थी। मेरी नाक में नमक की गंध भर गई है। मेरे मुंह में एबालोन और संतरे के रस का स्वाद है। सूरज ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन मेरे अंदर की गर्मी बहुत गर्म है। आखिरकार बेनो को पुलिस ने जिम्मेदार ठहराया। उसके वकील ने उसका बचाव करते हुए सारा इल्जाम अस्पताल की गलत रिपोर्ट पर डाल दिया। बेनो ने सोचा और उसे लगा कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इस गलत रिपोर्ट की वजह से ही उसे एक बहुत अहम दोस्त मिला था। वो एक सच्चा पिता बन पाया था और उसे एक नई जिंदगी भी मिली थी। अब उसकी बाकी बची जिंदगी का हर एक दिन उसका सबसे बेहतरीन दिन होगा। बेनो को अजीब लग रहा था। असल में हम खुद को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो मेरा अच्छा दोस्त है। द कूलेस्ट डे फिल्म रिलीज हुई थी। ये एक जर्मन कॉमेडी फिल्म है। इसकी रेटिंग भी अच्छी है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कई मिलियन डॉलर तक पहुंचा था। इस फिल्म की कहानी दो बीमार दोस्तों के एक साथ सफर पर जाने पर आधारित है, जिसमें खुद को बेहतर बनाने की कहानी दिखाई गई है। इसके बीच बीच में बहुत सारे अजीब नजारे भी हैं, जैसे एंडी पर 2 बार पेशाब किया जाना, जिसने उसके दिल की उलझनों को सुलझा दिया और उसे मौत का सामना निडर होकर करना सिखाया। पेजर की आवाज असल में एंडी के जिंदा रहने की उम्मीद थी, लेकिन अंत में ये बेनो के जिंदा रहने की वजह बन गई। संगीत की आधी अधूरी धुन एंडी के पिता की उस पर थोपी गई इच्छा थी। ये उसकी अपनी सच्ची चाहत नहीं थी। इसे फेंक देने का मतलब था कि एंडी बंधनों से आजाद होने लगा था और अपनी खुद की इच्छाओं को ढूंढने लगा था। और फिल्म के अंत में बेनो ने इसे अपने हाथ पर टैटू करवा लिया। ये अपने दोस्त की याद और एंडी की आखिरी इच्छा पूरी होने की खुशी भी थी। बेनो और एंडी एक मौत की तरफ जा रहा था और दूसरा जिंदगी की तरफ, और मौत की इस यात्रा के दौरान हुए अनुभवों ने दोनों के बीच गहरी दोस्ती पैदा कर दी, जिससे उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई। पूरी फिल्म काफी कलात्मक है, लेकिन इसमें कॉमेडी की भी कोई कमी नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है। मेरी सलाह है कि जब भी समय मिले पूरी फिल्म जरूर देखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी दर्शकों को विदेशी कॉमेडी वाली ये सीरीज पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, फॉलो करें और सेव करें। हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।